हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 CBSE ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सिंपली अगर बोलूँ तो किस टाइप ऑफ फार्मिंग में एक ही तरीके का क्रॉप ग्रो करवाया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैंने आपको सीधा सीधा बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तब कि एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करवाया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है? राइस रबी क्रॉप है, ग्राम रबी क्रॉप है, मिलेट रबी क्रॉप है या कॉटन रबी क्रॉप है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ग्राम। ग्राम आपका एक रबी क्रॉप है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए होते हैं आपके एनसीईआरटी में, एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने कहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप। तो लेगुमिनस क्रॉप के बारे में भी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। पल्सेस आपका लेगुमिनस क्रॉप है या ज्वार लेगुमिनस क्रॉप है या मिलेट लेगुमिनस क्रॉप है या सिसमम लेगुमिनस क्रॉप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पल्सेस। पल्सेस आपका एक लेगुमिनस क्रॉप है। ठीक है, अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन आता है नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप आपको बताना है और उसको ग्रो करवाने के लिए कौन कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका टी। टी एक आपका इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। ठीक है, द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी आर एज फॉलोज। पहला है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टी को ग्रो करवाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। या तो आप टी को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करवा सकते हो या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करवा सकते हो। सेकेंड है डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो टी को ग्रो करवाने के लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। थर्ड है आपका इसमें सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो टी जिस सॉइल में ग्रो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ है आपका वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट। टी को ग्रो करवाने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और फिफ्थ है आपका फ्रीक्वेंट शावर्स। टी को ग्रो करवाने के लिए फ्रीक्वेंट शावर्स की भी ज़रूरत होती है, यानी कि टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा रेनफॉल भी ज़रूरी होता है टी को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट शावर की वजह से ही जो टी का लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर एंड स्मूथ ग्रो हो पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम और अच्छा ग्रो हो पाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट शावर का ये मतलब हुआ कि टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा बारिश होते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में बहुत सारा बारिश हो गया और फिर बहुत समय तक कोई बारिश हुआ ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आपका टी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजंस वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। एक स्टेपल क्रॉप बताना है आपको इंडिया का और रीजंस बताना है जहाँ की वो ग्रो होता है, जहाँ की वो प्रोड्यूस होता है। तो आपका सिंपल आंसर है राइस। राइस हमारा स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है। ठीक है, मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो राइस हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ग्रो करवाया जाता है, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इन जगहों में मेनली राइस को ग्रो करवाया जाता है। ऑल्सो ग्रोन इन लेस रेनफॉल एरियाज लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में राइस को ग्रो करवा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे जगहों में जहाँ की लेस रेनफॉल होती है
वहाँ पे भी हमारे यहाँ राइस को ग्रो करवाया जाता है। तो इसका मैंने रीज़न आपको बताया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। इन जगहों पे काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड इरिगेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, जिस वजह से रेनफॉल ना सही बट फिर भी पानी प्रोवाइड किया जाता है राइस को, जिस वजह से इन जगहों पे राइस अच्छे से ग्रो हो पाता है इवन दो इन जगहों पे लेस रेनफॉल होती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से ये अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताने हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए फार्मर्स के कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को इवेड करने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है अबॉलिश जमींदारी एंड कंसोलिडेट लैंड होल्डिंग। तो सबसे पहले इसमें जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया और लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या आता है आपका, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन्वॉल्व्ड कंबाइनिंग एडजेसेंट स्मॉल फील्ड्स इनटू सिंगल लार्ज फार्म्स एंड encouraging individual land owners to do cooperative farming। तो देखो कंसोलिडेट लैंड होल्डिंग में आपका ये हुआ कि छोटे छोटे जितने भी लैंड थे, ठीक है, या फिर बड़े बड़े जितने भी लैंड्स थे उनको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और जो भी उन लैंड्स के ओनर्स थे उन्हें इनकरेज किया गया टू डू कोऑपरेटिव फार्मिंग। आप सब एक साथ मिल करके कोऑपरेटिव फार्मिंग कीजिए, ठीक है। तो यही आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में हुआ, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी बेहतर ढंग से अगर आपको समझना है इस चीज़ को तो मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में इसे समझा दिया है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे एग्रीकल्चर पार्ट 5 बाय स्टडी क्लब तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उस वीडियो को देखने के बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस कवर टू फार्मर अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप्स। पहले इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी, जिस वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से फार्मर्स का क्रॉप्स डैमेज हो जाता था तब, ठीक है। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है तो फार्मर्स को अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है जब उनका क्रॉप डैमेज हो जाता है नेचुरल कैलामिटी की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है सेटिंग अप ऑफ रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ to provide them loans on easy rates of interest। तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, रूरल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप किया, ठीक है, ताकि वे लोग फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड कर सके ऑन इजी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन्स मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप किया, ठीक है। पहले क्या होता था, मिडिलमैन और मनी लेंडर्स फार्मर को लोन देकर उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो इन्हीं चीज़ों से फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश किया या सेटअप किया, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। अगला क्वेश्चन आता है, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड डे बाई डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। क्या आप इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलोइंग कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि डे बाय डे लैंड रिड्यूस होता जा रहा है कल्टीवेशन के लिए और डे बाय डे पॉपुलेशन राइज होती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड की कमी हो जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। सेकेंड है राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, तो क्योंकि लैंड कम होते जा रहे हैं तो जो उससे क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा, जिस वजह से फूड ग्रेन्स प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर फार्मर्स, तो लैंड
अंडर कल्टीवेशन रिड्यूस होने के कारण फार्मर्स की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उनका लिवलीहुड लॉस होगा। ठीक है, फार्मर्स के पास अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे समझो, आज जिनके पास फार्मिंग करने के लिए लैंड है, कल वो अगर उस लैंड का इस्तेमाल किसी और पर्पस से करने लगे तो क्या वे फार्मिंग कर पाएंगे? क्या वे एज अ फार्मर एम्प्लॉयड रहेंगे? क्या उनका लिवलीहुड बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, तो डे बाय डे लैंड अंडर कल्टीवेशन रिड्यूस होने से फार्मर्स अनएम्प्लॉयड होंगे और उनका लाइवलीहुड भी लॉस होगा। ठीक है, फोर्थ है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज। तो जैसे जैसे लैंड कम होता जाएगा वैसे वैसे रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से शॉर्टेज हो जाएगी रॉ मटेरियल्स की टू सप्लाई इन इंडस्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। इसमें आपको 120 वर्ड्स में आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन आता है इसमें, सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किस तरह की इनिशिएटिव ली गई गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरह के स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस सिंपल से क्वेश्चन का आपका सिंपल सा आंसर है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जो कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी समझाया है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स समझाया इसी वीडियो में पीछे के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ वो मैं फिर से आपको नहीं समझा रहा हूँ। जिस पॉइंट को मैंने नहीं समझाया है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आपका पहला आता है लैंड रिफॉर्म, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। इंश्योरेंस कवर टू फार्मर अगेंस्ट डैमेज क्रॉप्स, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। सेटिंग अप रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोवाइड देम लोन्स ऑन ईजी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। फोर्थ नंबर वाला मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ ऑल द मेजर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिलमैन। इसमें क्या किया गया है, मिनिमम प्राइजेस फिक्स कर दी गई है मेजर क्रॉप्स की ताकि मिडिलमैन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने जितने भी मेजर क्रॉप्स है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, ताकि मिडिलमैन जो है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। इन सारे पॉइंट्स को जैसा कि मैंने कहा आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, जो कि आपको मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा मैंने आपको बता रखा है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड सेवरल बेनिफिशियल स्कीम्स फॉर फार्मर्स लाइक द किसान क्रेडिट कार्ड एंड द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो इस तरह की स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इस तरह की कुछ स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो हुआ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसके अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भी आता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में हमारा पहला है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन द 1960s एंड 1970s नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो 1916 और 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। ठीक है, 1916 और 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को भी गवर्नमेंट ने ही लाया था। ठीक है, अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। इसमें यह हुआ था कि फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए गए थे, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए थे, फार्मर्स को जितने भी मॉडर्न मशीनरीज होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया आपका, जैसे कि हार्वेस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मॉडर्न मशीनरीज और काफ़ी वैरायटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स को दिया गया था। ठीक है, तो इन सब में आप ये देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स और जितने भी मशीनरीज वगैरह थे वो सब किस चीज़ के कारण पॉसिबल हो पाए, वो सब चीज़ आपके टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो इस रिफॉर्म में सीधा सीधा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है,
और क्या किया गया इसमें, तो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज को काफी ज्यादा डेवलप किया गया, ठीक है, इरिगेशन को और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया। तो इरिगेशन को दुरुस्त करने से फार्मर्स को अब जो है रेन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन का डेवलपमेंट भी किस चीज की वजह से पॉसिबल हो पाया, तो ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए गए फार्मर को, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए और बहुत सारे तरह की मशीनरीज प्रोवाइड की गई और इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर किया गया और ये सारा का सारा चीज हो पाया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है इसमें व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो व्हाइट रेवोल्यूशन हमारा लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, जितने भी डेयरी रिलेटेड फार्मर्स है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था, ठीक है, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उन्हें बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी से अवगत कराया गया था, जिस वजह से वो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की फार्मिंग और भी बेहतर ढंग से करना शुरू कर पाए, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन मेनली डेयरी रिलेटेड फार्मर्स के लिए था और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसको कि हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंदर में ही आएगा। थर्ड आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर वेदर कंडीशंस वार्निंग। तो देखो, रेडियो और टेलीविजन पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया गया, दिखाया जाने लगा, ठीक है। इन चीजों के थ्रू फार्मर्स को नए नए टेक्निक सिखाए गए एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के, ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को और भी बेहतर कर पाए और फार्मर को इन्हीं चीजों के थ्रू वेदर कंडीशंस की भी जानकारी मिलने लगी, वेदर कंडीशंस के भी वार्निंग्स मिलने लगे, ठीक है। तो फार्मर्स जो है इन सब चीजों का यूज करके अपने क्रॉप को, अपने एग्रीकल्चर को और भी बेहतर कर पाए और वेदर कंडीशंस की जानकारी या फिर वार्निंग के वजह से फार्मर्स को यह पता चलने लगा कि किस वेदर में वो किस तरह से अपने क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, किस वेदर का किस तरह से वे फायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरीके के वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम से कैसे अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू फार्मर्स को कुछ इस तरह से हेल्प किया गया, कुछ इस तरह से उनको बेनिफिट दिया गया, ठीक है। और ये रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स शुरू किसने करवाए, तो ये सारे चीज गवर्नमेंट ने करवाए, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, जिनके कारण फार्मर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इवेड हुए और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बेहतर हुआ। आई होप कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और साथ ही में ये पूरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक भी हमने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ रखा है, बट मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमारा जो इंडियन स्पाइसेस है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। और ये बहुत पहले से होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ब्रिटिश के इंडिया आने से बहुत पहले के समय से ये चीज होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कोई एक न्यू टर्म नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये बहुत पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो इंडियन स्पाइसेस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे, ठीक है। फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स। साउथ इंडिया के जितने भी फार्मर्स थे उनको काफी ज्यादा इनकरेज किया जाने लगा इन क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ मेनली स्पाइसेस को ग्रो करवाया जाता है हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है।
तो क्योंकि स्पाइसेस एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए थे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस को करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए साउथ इंडिया के फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जाता था स्पाइसेस को ग्रो करवाने के लिए। सेकेंड इम्पैक्ट पड़ा एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड फ्लोरिशमेंट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनीज। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमारा जो कॉटन है, हमारा जो इंडियन कॉटन है, वो बाहर भेजा जाने लगा, वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा और जो ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनका फैलाव हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए, ठीक है ना। होता क्या था ये देखते हैं। कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। कॉटन को ब्रिटिश के समय में इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर और लिवरपूल है वहाँ के जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लोरिश्ड हो पाए, वो डेवलप्ड हो पाए, उनका फैलाव हो पाया बिकॉज ऑफ कॉटन दैट वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो कॉटन हमारा एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से वो इतने अच्छे क्वालिटी का था कि उससे जो कपड़ा बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और मैनचेस्टर और लिवरपूल के कॉटन इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या इंपैक्ट डाला हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे। अब जाहिर सी बात है कॉटन भी एक्सपोर्ट होने लगा तो कॉटन फार्मर्स को भी काफी ज्यादा इंकरेज किया जाएगा कॉटन को ग्रो करवाने के लिए। सो ऐसा ही होता था, कॉटन फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप कॉटन ग्रो करवाइए ताकि हम उसे अपने देश ब्रिटेन में भेजकर अपने यहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है उनको और भी बेहतर कर सकें, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट आता है चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917। तो अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा और क्लास 10 का ही अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो जो चंपारण मूवमेंट हुआ था हमारे कंट्री में वो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ था। अब कैसे हुआ था यहाँ से समझते हैं हम लोग। इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या होता था हमारे कंट्री में इंडिगो ग्रो करवाया जाता था, ठीक है, और उस इंडिगो को ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है ना, भेजा जाता था। फार्मर्स इन इंडिया वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बाय ब्रिटिश रूलर्स। इंडिया के जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा कि आप अपने लैंड पे इंडिगो को ग्रो करवाइए ताकि हम उसे बाहर भेज सके, अपने कंट्री भेज सकें, ठीक है। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो इंडिगो को ग्रो करवाने से जो लैंड का फर्टिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जिस वजह से हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे वो अपने लैंड पे इंडिगो को ग्रो नहीं करवाना चाहते थे, बट क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स उस समय सब कुछ कंट्रोल किया करते थे तो वो जबरदस्ती हमारे इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया करते थे कि आप ग्रो करवाइए इंडिगो अपने लैंड पे। दिस लेड द फार्मर्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स थ्रू चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917 बिहार। और ये 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और इसी चीज़ के कारण जो ब्रिटिश रूलर्स फोर्स किया करते थे इंडियन फार्मर्स को, इसी चीज़ से तंग आकर, इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने चंपारण मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया था थ्रू चंपारण मूवमेंट, ठीक है ना। जिसके कि लीडर कौन थे तो आप सभी को पता होगा, इसके लीडर यानी कि चंपारण मूवमेंट के लीडर महात्मा गांधी थे। फोर्थ एंड फाइनल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, न्यू चैलेंजेस फॉर इंडियन फार्मर्स। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इंडियन फार्मर्स के पास नए नए चैलेंजेस आए, ठीक है ना। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फार्मर्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू न्यू चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इंडिया के जो फार्मर्स थे वो नए नए चैलेंजेस उनके सामने आए, ठीक है। अब होता क्या था, इंडियन क्रॉप्स वर नॉट एबल टू compete with the other countries because of highly subsidized agriculture in those countries। देखो इस पॉइंट का मतलब बहुत अच्छे से समझना।
इंडिया के जो क्रॉप्स होते थे वो अदर कंट्रीज, बाहर के जो कंट्रीज थे उनके जो क्रॉप्स हुआ करते थे उसके साथ कंपीट नहीं कर पाता था, ठीक है ना। इंडिया का क्रॉप क्वालिटी के मामले में कम होता था बाहर के क्रॉप से, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता था? तो बाहर का जो क्रॉप्स होता था, यानी कि जो दूसरे कंट्री का क्रॉप्स होता था, वो हाईली सब्सिडाइज्ड हुआ करता था। सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या होता है? सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग दी जाती थी फार्मर्स को, वहां के फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है ना। तो फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट्स के द्वारा, सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मशीनरीज और मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करके फार्मिंग करेंगे, और उनका जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। वही सब्सिडी इंडिया के गवर्नमेंट को नहीं मिलती थी इंडियन फार्मर्स के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं थी कोई, है ना। उस समय पे कौन थे? राजा महाराजा थे, जिनको कि उतना मतलब नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो इंडिया के फार्मर्स को किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं मिलती थी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सिंपली कह लो किंग वगैरह के द्वारा, ठीक है ना, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही द्वारा किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं मिलती थी, तो उनके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो बेहतर क्वालिटी का क्रॉप्स ग्रो करवा सके, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो बाहर के क्रॉप्स होते थे, यानी कि जो दूसरे देशों के क्रॉप्स होते थे, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होते थे, और इंडिया के जो क्रॉप्स होते थे वो थोड़े कम क्वालिटी के होते थे, ठीक है ना। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर के भी क्रॉप्स इंडिया में आना शुरू हुए, ठीक है ना, या फिर इंडिया के क्रॉप्स भी बाहर जाना शुरू हुए। तब इंडियन फार्मर्स को पता चला कि हम जो क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं वो क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कम है, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो बाहर का देश है, उनके क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हमसे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इंडिया के फार्मर्स को ये बात समझ में आया कि उन्हें भी बेहतर से बेहतर क्रॉप्स को ग्रो करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेकिन उनके पास फंडिंग तो है नहीं, उनके पास सब्सिडी तो है नहीं, उनके पास तो पैसा है नहीं। तो ये बेहतर क्रॉप्स ग्रो कर पाना इंडिया के फार्मर्स के लिए ये क्या बन गया? चैलेंज बन गया, ठीक है ना। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। इन तरह के कुछ नए नए चैलेंजेस इंडियन फार्मर्स के सामने आए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया का क्रॉप बाहर नहीं जा पाता, या फिर बाहर का क्रॉप इंडिया नहीं आ पाता, और फार्मर्स के पास ये नए चैलेंजेस भी नहीं आते। तो आई होप कि ये चैलेंजेस वाला चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ ही में आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन होता है एंड। चलते हैं हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारे वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, और साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें आपको क्या आंसर करना है। इसमें जो भी आंसर करना है वो चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, ठीक है ना, यानी कि वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ये आपको कितना चीज़ याद है पढ़ने के बाद चैप्टर, उस पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे या नहीं एग्जाम में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस आर एज फॉलोज। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टिवेशन। तो राइस हमारा एक खरीफ क्रॉप है और इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। सेकेंड आता है टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। तो टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाएगा। हाई ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, तो इसको हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यानी कि राइस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए साल भर में आपको 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। अगला आता है इट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। तो ये बेहतर तरीके से ग्रो कर पाता है इन एलुवियल सॉइल। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखने वाला चीज़ है ये, ठीक है। और याद रखने का एक ही तरीका है कि आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ो और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगला है राइस रिक्वायर्स अबंडेंट रेनफॉल और गुड वाटर सप्लाई थ्रू इरिगेशन। तो राइस को ग्रो करवाने के लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो पानी आप रेनफॉल से दो, ठीक, रेन वाटर दो, या फिर
आप इरिगेशन के थ्रू वाटर सप्लाई करो, ठीक है ना। राइस को ग्रो करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी भरपूर मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अबंडेंट चीप लेबर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीप लेबर की भी ज़रूरत होती है, सस्ते लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन्वॉल्व्स मैनुअल लेबर, इसमें ज़्यादातर लोग मैनुअली वर्क करते हैं, ठीक है ना। मशीन वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है, ज़्यादातर लोग अपने हाथ से मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस है जिसके होने के कारण आपका राइस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ज्योग्राफी आपका होता भी वही सब्जेक्ट है, इसमें आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। समझने वाली चीज़ें इसमें काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एंड होता है और साथ ही साथ आपका पूरा NCERT एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन एंड होता है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें समझाई वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई होंगी तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, ठीक है। आपके लाइक और कमेंट हो सके तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और बिल्कुल अंदर से मन करता है कि आपके लिए मैं और भी काम करूं, ठीक है, और भी इस तरह के वीडियोस बनाऊं। वीडियोस धीरे धीरे आ रही हैं बट वीडियोस आएंगी ज़रूर, ठीक है। आपके क्लास 10 के ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स और इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, इसके लिए कोई भी टेंशन मत लेना। और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।